गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। देखिए बेटा, आप लोगों को सबसे पहले यहाँ इसमें एक मैप दिख रहा है। स्टार्टिंग में उन्होंने मैप दिया हुआ है। ये जो मैप किससे बिलोंग करता है, इसमें क्या है देखो, मैं आपको इसका रेफरेंस बताती हूँ। मेजर किंगडम्स 7th 12th सेंचुरी, जो हमारी 7वीं और 12वीं शताब्दी थी, उसके बीच में किन किन किंगडम्स ने, किन किन साम्राज्य, किन किन राज्यों ने भारत पे अपना आधिपत्य जमाया। और इसमें वो मेजर 3 डायनेस्टीज़ हैं जिनके बारे में हम लोग इस मैप में देखेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डायनेस्टीज़ थी 7th और 12th सेंचुरी की। देखो वो कौन सी हैं, लोकेट इसमें बताया गया है। इसमें चोलाज हैं, और इसमें पालाज हैं, और इसमें हैं गुर्जर और प्रतिहाराज। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कौन सा एरिया किसका है। 3 डायनेस्टीज़ हैं, आपको लोगों को कलर्स के अकॉर्डिंग भी मैं बताती हूँ। ठीक है, पहले हम लोग ग्रीन कलर का देखते हैं। ग्रीन कलर है, इसमें है चोलाज और चामराज। जो चामनाज हैं, देखो ये बॉर्डर दिख रहा है आपको, ये वो बॉर्डर्स हैं जो इंटरनेशनल और नेशनल बॉर्डर ना होके अपनी शक्ति से इन राजाओं ने बनाए हैं, क्रिएट किए हैं। आप लोगों को दिख रहे हैं, सबके अपने अपने बॉर्डर्स हैं, रेड रेड है ना, देखो। और फिर बारी आती है पिंक वाले पार्ट की। पिंक में क्या है, पालाज। फिर नेक्स्ट आता है राष्ट्रकूटाज। इसीलिए मेजर कौन से थे, चोलाज, राष्ट्रकूटाज और पालाज, है ना। इस बारे में अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लेना, फिर भी मैं अभी आपको इसमें और बता रही हूँ। ये जो बाउंड्रीज दिख रही हैं आप लोगों को, फ्रंटियर्स दिख रहे हैं, वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इन दिनों मान्य नहीं है, बट 7वीं और 12वीं शताब्दी में ये बहुत मान्य थे। ये राजाओं द्वारा और आधिपत्य जमाया गया था। उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ कर अपने आधिपत्य को इतना ज़्यादा फैलाया था। उन दिनों के 3 राजा थे जिनको हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रसिस्थितीज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रसिस्थितीज देख लो बेटा, ऐसा होती थी देखने में, ये ऐसी लगती है, कॉपर प्लेट्स हैं जिनके ऊपर राजा कुछ, जैसे ब्राह्मण्स हैं, ब्राह्मण्स लिखा करते थे इनके ऊपर, और ये लोकल लैंग्वेजेस में भी हुआ करते थे। राजा इसमें अपनी तारीफ से रिलेटेड, अपने राज्य से रिलेटेड, मतलब जो राजा लिखवाता था उन ब्राह्मण से या फिर लोकल लैंग्वेज लिखने वाले लोगों से, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन से लिखवाता था, और इनको बहुत ही संभाल के रखा जाता था। ये मेटल के बने हुए पत्तियाँ होती थी, प्लेट्स होते थे। इन प्लेट्स के ऊपर संस्कृत में और लोकल लैंग्वेज में लिखा जाता था। इनका जो नाम था वो था प्रसिस्थिति। और इस लिखने को लेके राजा बहुत ही खुश हो जाता था, क्योंकि उसको लगता था कि जो मैंने बोला वो एज इट इज़ इस ब्राह्मण ने या फिर इस बंदे ने लिख दिया है, तो क्यों ना मैं इसको कोई गिफ्ट दूं या फिर कोई रिवॉर्ड दूं। तो रिवॉर्ड में वो क्या देता था, उसको लैंड्स ग्रांट करता था, लैंड्स दे देता था, मतलब लैंड दान में दे देता था, और कहता था ये जो लैंड है उस पे ही, उस पूरी लैंड पे तुम्हारा अधिकार चलेगा, तुम आराम से उसको यूज़ कर पाओगे, और आगे इससे रिलेटेड कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस छोटे सी लैंड में जो होगा वो सब तुम्हारी ही इच्छा के द्वारा होगा। लेकिन 12th सेंचुरी में थोड़ी सी चीज़ें बदल गई। एक बहुत बड़े ब्राह्मण थे कश्मीर के बारे में, जो अभी तक उन्होंने लिखा है, जो कम्प्लीटली ट्रू है। कालहाना थे जो, उन्होंने संस्कृत के बारे में जितने भी वॉर्स हुए, जितने भी किंग्स आए, हिस्ट्री के जितने भी रूल्स थे, रूल करने वाले पर्सन थे, रूलर्स थे, उनके बारे में उन्होंने एक पोयम कंपोज की, संस्कृत में एक पोयम कंपोज की। और उन्होंने जो भी कुछ लिखा, जितना भी कुछ लिखा, वो सारे इंस्क्रिप्शंस कैसे थे, डॉक्यूमेंट्स कैसे थे, आई विटनेस अकाउंट वाले थे, मतलब वो सब कुछ आंखों से देखे हुए जो बंदे थे उससे रिलेटेड सारी चीज़ें थी। लेकिन कहने को वो भी कैसे थे, परिस्थितियाँ ही थी। मतलब कुल मिला के राजा के बारे में, राजा से रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई उस
कॉपर प्लेट्स के ऊपर मिलती थी, उसको भी उन्होंने प्रसिद्धि के नाम से जाना गया। लेकिन जो 7वीं शताब्दी या फिर 8वीं 9वीं शताब्दी थी, उसमें जो प्रसिद्धियाँ लिखी हुई, उसमें तो ये ज़रूरी नहीं था कि वो सच ही हो, वो झूठ भी हो सकता था, क्योंकि वो सब कुछ राजा के अनुसार लिखा जाता था, ना कि सच के अनुसार। समटाइम्स राजा अपने चीज़ों को हाइपरपोल करके भी उसमें लिखवा देते थे चीज़ों को, मतलब जो उन्होंने नहीं किया होता था। समटाइम्स हर एक किंग बहुत ज़्यादा ब्रेव नहीं होता, लेकिन वो अपनी बढ़ाई में वो उन पे कभी कभी मिलावटी झूठ वाला परिस्थिति भी प्रिपेयर करा के लिखवा देते थे। इसीलिए 9वीं शताब्दी वाले जो परिस्थिति थी, मोस्टली 50-50% वो झूठी भी हो सकती हैं, बट जो 12वीं शताब्दी में कलहाना ने जो लिखी थी संस्कृत के बारे में, जो एक ब्राह्मण थे, वो कम्प्लीटली सच थी, क्योंकि उन्होंने इसको लेकर खूब सारी रिसर्च की थी, सब कुछ जाना था, और एक एक चीज़, एक एक लाइन, एक एक वर्ड को पूरे आई विटनेस अकाउंट करने के बाद ही उन्होंने इसको लिखा। इसीलिए सबसे सच्ची और अच्छी जो प्रसिद्धियाँ हैं वो कालहाना की ही हैं अभी तक। ये उन दिनों राजा इस पॉलिसीज़ को फॉलो करते थे। और इसमें एक वर्ड है लैंड ग्रांट्स। लैंड ग्रांट्स मतलब ब्राह्मण्स जो लिखते थे उसमें परिस्थितियों में, संस्कृत में, लैंग्वेज में, तो इस चीज़ से खुश होके राजा कुछ लैंड्स ग्रांट कर देते थे, उसको बोला जाता था लैंड ग्रांट्स। वो गिफ्ट जो लैंड के रूप में ब्राह्मण्स को राजा खुश होकर प्रसिद्धि लिखने के रूप में देते थे। क्लियर? अगर आपको उसमें कुछ समझ में ना आए तो बेटा आप पूछ सकते हैं। बेटा हमारे प्रीवियस जो वीडियो थी, हमने उसमें एक मैप देखा था। उस मैप में हमने 3 डायनेस्टीज़ देखे थे। उन डायनेस्टीज़ वो बहुत ही मेजर डायनेस्टीज़ थे 7th और 12th सेंचुरी के। तो हमने ये तो जान लिया कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते थे, किस तरीके से, कितने बड़े बड़े उनके किंगडम्स थे उन किंग्स के, बट उनकी ओरिजिन कैसे हुई, उनकी एमरजेंस थी जो, वो कैसे क्रिएट हुई। चलो हम लोग इस वाले जो वीडियो में यही जानते हैं कि वो जो उनका निर्माण है, उनकी उत्पत्ति है, किस प्रकार वो डायनेस्टीज़ बने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय द 7th सेंचुरी, मतलब कि जो हमारी 7वीं शताब्दी थी, उसमें क्या होता था, बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स, इनको मार्क करते जाओ साथ साथ, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी, है ना। वॉरियर चीफ्स भी कहते थे उनको, या फिर उनको वो होते थे लैंडलॉर्ड्स, मतलब बड़े बड़े ज़मींदार होते थे, या फिर वॉरियर चीफ्स जो सेनापति, जिसे हम लोग सेनापति के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर बारी आती है कि उनको एक डिफरेंट नामों से भी पुकारा जाता था। ये जो वॉरियर चीफ्स और लैंडलॉर्ड्स थे, वो हमारे डिफरेंट रीजन्स ऑफ जो सब कॉन्टिनेंट था वो उसको संभालते थे। मतलब वो एक तरीके से एग्जाइटिंग किंग्स का एक रिप्रेजेंटेटिव्स हुआ करते थे। मतलब उसके प्लेस पे जाकर वो एक छोटे छोटे अपने बहुत बड़े किंगडम्स में से छोटे छोटे एरियाज़ को के नए छोटे छोटे राजा बना देता था। और उन राजाओं के जो नाम थे, जो राजा के नीचे जो छोटे राजा काम करते थे, सामंत, इन्हें हिंदी में बोलते थे सामंत और इंग्लिश में बोलते हैं सामंताज। ठीक है बेटा। फिर क्या होता था, धीरे धीरे वो अपनी पावर को बड़ा करते जाते थे, अपने सर्कल को बहुत बड़ा करते जाते थे। फिर जब वो उनका सर्कल काफ़ी बड़ा हो जाता था तो वो अपने किंग की, जो मेन किंग था लैंडलॉर्ड और वॉरियर चीफ्स के ऊपर, तो वो उनकी बात नहीं मानते थे। वो कहते थे कि अब हमें किंग की क्या ज़रूरत है, तो इस किंग को हम लोग अब हटा देते हैं और हटा के हम खुद राजा बन जाते हैं। फिर क्या होता था, महासामंत के नाम से वो जाने जाते थे। महामंडलेश्वर के नाम से, महामंडलेश्वर मतलब जिस वो एरिया, जिस वो सर्कल में आते थे, उसके लॉर्ड, उसके भगवान, वो खुद को कहना शुरू कर देते थे। धीरे धीरे उनकी जो पावर्स वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाते थे, क्योंकि वो अपने उस छोटे से एरिया के, उस छोटे से सर्कल के राजा हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसी के अंदर ये है, जैसे कि दक्कन है, डेक्कन प्लेटू भी मैंने बताया था ना आपसे, नीचे इधर राष्ट्रकूटाज वाला एरिया था जो दक्कन,
दक्कन के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे इस जो हमारा सब कॉन्टिनेंट था उसमें चालुक्याज सबसे बड़ा उदाहरण है। कौन सा वाला? चालुक्याज। ये देखो बेटा, चालुक्याज है ना यहाँ पे, ये राष्ट्रकूटाज वाला। चालुक्याज थे जो मिड 8 सेंचुरी थी, मिड 8 सेंचुरी में कर्नाटका पे उन्होंने धीरे धीरे अपना आधिपत्य करना शुरू कर दिया। दंती दुर्गा उनके राजा का नाम था, दंती दुर्गा। और जो राष्ट्रकूटास थे, जो अभी नीचे जो कुछ समथिंग रेड कलर का एरिया बताया था ना मैंने, नीचे वाला, राष्ट्रकूटास से जो उनका वो चीफ था, जिसने चालुक्यास को ओवरकम करके, मतलब कि उन्होंने उसके ऊपर उस एरिया को जीतने के बाद अपना साम्राज्य फैला लिया था। लेकिन वो जाति से क्षत्रिय नहीं थे, तो उन्होंने एक रिचुअल को फॉलो किया, परफॉर्म किया उन्होंने। रिचुअल मतलब एक रीति रिवाज। उस रीति रिवाज का नाम था गोल्डन वॉर्म मतलब होता है एक माँ के गर्भ वाला एक, उन दिनों उस टाइम में, मतलब कि 7वीं शताब्दी में या 8वीं शताब्दी में उन दिनों ये रिचुअल हुआ करता था। जो राजा क्षत्रिय नहीं होते थे तो उनको क्षत्रिय बनने के लिए इस रिचुअल को कंप्लीट करना पड़ता था, और ये रीबर्थ से भी कनेक्टेड था, और इसका जो सीधा कनेक्शन था वो रीबर्थ से भी था। ठीक है बेटा। फिर आता है इसमें धीरे धीरे आगे ये सारी चीज़ें, मिलिट्री की जो स्किल्स थे, कर्व थे, ये सब किंगडम्स में धीरे धीरे इंक्लूड होते चले जाते हैं। इंक्लूड होने के बाद वो बढ़ता चला जाता है एरिया। और राजस्थान वाला एरिया था, उसका सबसे बड़ा उदाहरण इन्होंने रिचुअल्स के अकॉर्डिंग, मतलब कि वो क्षत्रिय नहीं थे, फिर भी एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण होने के बाद में भी उन्होंने शिक्षा और दीक्षा से रिलेटेड काम, अपना प्रोफेशन ना आजमा कर उन्होंने यूज़ किया था क्या, इस वाले प्रोफेशन को उन्होंने, मतलब उन्होंने एक क्षत्रिय होने का सारा धर्म निभाया, बट वो क्षत्रिय नहीं थे, एक ब्राह्मण थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको इस वाले पैराग्राफ में देखने को मिलेगा, देखना आप अच्छे से। ठीक है, मैंने जो पढ़ाया है उसको किताब के साथ पढ़ना, क्योंकि आपको ये स्पेलिंग्स, ये नेम्स आपके लिए बिल्कुल न्यू हैं और आप लोग भूल जाएंगे, इसीलिए बुक साथ में रखना और मेरा वीडियो चलाते जाना। ठीक है बेटा, और साथ में सुनना भी उसको अच्छे से। टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन इन दी किंगडम्स। जो भी इतने बड़े बड़े डायनेस्टीज़ थे, किंगडम्स थे, वो जीतने के बाद चलाने के लिए उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए था। उस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज भी चाहिए थे। वो रिसोर्सेज कहाँ से आते थे, क्या होता था, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए किन किन लोगों का सहारा लिया जाता था, अब हम लोग इस वाले पैराग्राफ में, इस वाले सब टॉपिक में पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या होता है, जो तो न्यू किंग्स थे वो अडॉप्ट करते थे हाई साउंड टाइटल सच एज महाराजा, अधिराजा, मतलब महाराजा मतलब ग्रेट किंग, ओवर लॉर्ड ऑफ किंग। एक तो हो गया महान किंग, और साथ में क्या, ओवरलॉर्ड, मतलब किंग्स के ऊपर भी एक ग्रेट किंग। फिर एक ये टाइटल था। फिर नेक्स्ट आता था जो हमारा तीनों लोग हैं उसको चलाने वाला राजा, उसको भी वो लोग इतने बड़े बड़े टाइटल्स लेने के बाद में भी देखो क्या लिखा है, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ड्स। ठीक है, समझ में आ गया, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ड्स। इन्होंने इतने बड़े बड़े टाइटल्स ले लिए, बट इनको अपना राज्य चलाने के लिए कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती थी, जिसके लिए इनको अपनी शक्तियों को बांटना पड़ता था। किसके साथ में? जो सामंत थे उनके साथ में। और ये जो सामंत थे, सामंत इनकी मदद करते थे, किस तरीके से, एज वेल एज एसोसिएशन ऑफ जो पीसेंट, मतलब कृषक थे, ट्रेडर्स थे और ब्राह्मण्स थे, उनके साथ में ये अपनी पावर्स को शेयर करते थे। सामंत थे जो अपने आप को इतने ग्रेट किंग्स जो बोल रहे थे, उन्होंने डायरेक्टली अपने जो थोड़े राइट्स थे उनको देना शुरू कर देता है। और ये लोग क्या करते थे, धीरे धीरे 3 लोगों से, पीसेंट्स, कैटल जो कीपर्स थे, मतलब कि पशु पालन करते थे जो लोग, आर्टिशियंस थे,
उन लोगों से ये लोग टैक्स लेकर, और जो अभी भी आप लोगों ने देखा होगा, जनता हमारी, जो हमारी जनता है वो टैक्सेस पे करती है, तब हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज का निर्माण करती है। ठीक है, उन टैक्सेस को उन दिनों रेंट के भी नाम से जाना जाता था, रेंट बोला जाता था। जो ट्रेडर्स थे, जो ट्रेडर्स से कलेक्ट किए जाते थे रेवेन्यूज़ मतलब इन दिनों जो टैक्सेस होते हैं उन लोगों को उस टैक्स को बोला जाता था रेवेन्यू। फिर नेक्स्ट में क्या होता था, इसी के अंदर ही है। तो जो टैक्सेस उसको मिल गए, जो उसने टैक्स ले लिया, जो पैसा ले लिया उसने, वो अपने पास उनको रख के नहीं बैठ जाता था, उसको वो उनके वेलफेयर में यूज़ करता था। वो वेलफेयर 3 टाइप्स के होते थे। एक तो होता था इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कराना, और दूसरा होता था जैसे कि किसी भी अदर राजा ने आपके ऊपर या फिर उस राज्य के ऊपर कोई आक्रमण कर दिया है तो उससे उसको डिफेंस करना, और साथ में उनके लिए वेलफेयर के लिए डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, और जो ट्रेड रूट्स हैं इनका निर्माण करना। इस तरीके से वो ये वेलफेयर में उस वेल्थ को एज इट इज़ लगा देता था। मतलब रेवेन्यूज़ लेने के बाद उनका यूज़ भी उनके वेलफेयर में वो राजा करता था। और जो रेवेन्यूज़ कलेक्शन का जो काम था वो फंक्शनरीज, जो कलेक्टर्स हुआ करते थे रेवेन्यूज़, उनके द्वारा वो करवाता था। मतलब वो प्रतिष्ठित लोग थे उस सोसाइटी के जो उस रेवेन्यूज़ को कलेक्ट करते थे पीसेंट से और ट्रेडर्स से, इन लोगों से, क्योंकि इसको कलेक्ट करना बहुत आसान काम नहीं था। इसको कोई प्रतिष्ठित और एक मानी आदमी ही कर सकता था। लेकिन ये जो पोस्ट होती थी, पोस्ट हेरिडिटरी होती थी। हेरिडिटरी मतलब वंशानुगत, मतलब पहले एक आदमी 20-25 साल करेगा, जब वो मर जाएगा उसके बाद उसका बेटा करेगा, फिर उसके बाद उसका पोता करेगा। इसीलिए ये जो पोस्ट होती थी वो पोस्ट हेरिडिटरी होती थी। फंक्शनरी कलेक्टर्स जो हुआ करते थे, रेवेन्यूज़ को कलेक्ट करने वाले, उनकी जो पोस्ट होती थी वो हेरिडिटरी हुआ करती थी। हेरिडिटरी होने की वजह से उसका बेटा, बेटे का बेटा, इस तरीके से ये पोस्ट आगे आगे चला करती थी। लेकिन फंक्शनरी जो कलेक्टर हुआ करता था वो राजा का ही कोई ना कोई रिश्तेदार या फिर कोई ना कोई फ्रेंड, जानने वाला, जो क्लोजली जानने वाला हुआ करता था। इसी तरीके से हेरिडिटरी ये वाली पोस्ट हुआ करती थी। इसी तरीके से हेरिडिटरी हुआ करती थी जो आर्मी को चलाने वाले जो लोग थे, आर्मी से रिलेटेड लोग थे, वो भी रिलेटिव हुआ करते थे किसके, किंग के, इस पोजीशन के लिए। मतलब 2 ऐसी पोस्ट थी, किंग जिसमें बहुत ही विश्वसनीय और अपने रिलेटिव्स को ही रखना पसंद करते थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वॉरफेयर फॉर वेल्थ। देखो अपने नाम से पहचान रहा है, ये वॉरफेयर मतलब युद्ध की प्रवृत्ति रखना किस लिए, वेल्थ मतलब धन के लिए, समृद्धि के लिए, प्रॉस्पर होने के लिए। कैसा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ हुआ करती थी। जो ये रूलिंग डायनेस्टीज़ थी वो बेस्ड ऑन दी स्पेसिफिक रीज़न, एक स्पेसिफिक रीज़न में बेस्ड होती थी। फिर क्या, वो धीरे धीरे अपनी डायनेस्टीज़ को आगे बढ़ाते थे। और वो क्यों बढ़ाते थे, उसके पीछे 2 रीज़न्स थे, पावर और वेल्थ। पावर का मैंने आपको पहले बताया भी था इसके बारे में, और वेल्थ का हम लोग इसमें अब देखेंगे किस तरीके से वो उस चीज़ को हैंडल करते थे। बहुत सारे अब एग्जाम्पल्स मैं आपको इसमें दिखाऊंगी इस वीडियो में, इस वाले टॉपिक से रिलेटेड। मतलब वेल्थ के लिए उनको वॉर करने पड़ते थे, प्रॉस्पेरिटी के लिए उनको युद्धों का सहारा लेना पड़ता था। और वो किस तरीके से करते थे, उसमें 3-4 एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको क्लियर करने जा रही हूँ। जैसे इसमें लिखा है आपको कन्नौज एक बहुत ही प्रॉस्पर प्लेस था, पॉइंट था वो इधर यूपी में, दिल्ली से थोड़ा नीचे है, वो बहुत प्रॉस्पर प्लेस था। तो मैंने आपको 3 डायनेस्टीज़ पढ़ाई थी, आपको प्रतिहारा पढ़ाई थी और राष्ट्रकूटा पढ़ाई थी, और दूसरी एक और थी पाला। ये 3 थी, है ना। चोलास थे एक, उसमें राष्ट्रकूटास थे, और एक थे हमारे पालाज। तो ये तीनों ही कन्नौज को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो एक समृद्धशाली प्लेस था,
वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी थी और वहाँ पे काफ़ी अच्छी रिसोर्सेज थे लाइवलीहुड के लिए। तो फिर ये जो पार्टीज़ थी इनको इन फ्यूचर जो जो हिस्टोरियंस थे, उन हिस्टोरियंस ने उनको क्या बोलना शुरू कर दिया, इन तीनों पार्टीज़ को, इनको बोला था उन्होंने ट्रीपार्टीज स्ट्रगल। जो इस कन्नौज को लेके जो इन तीनों में युद्ध हुआ था उसको बोला हिस्टोरियंस ने ट्रीपार्टी स्ट्रगल। फिर नेक्स्ट आता है ना, फिर धीरे धीरे पावर्स का और रूल्स का ये जो चीज़ें चलती रहीं। उन्होंने जो टेम्पल्स थे, जो उनका तरीका था, बहुत सारे मुग़ल साम्राज्य वाले जो लोग थे वो खुद को सांप्रदायिक रूप से भी इस चीज़ में देखते थे। वो लोग क्या करते थे, बड़े बड़े जो टेम्पल्स थे, बिल्डिंग्स थी, उनको वो लूटते थे, उनसे ढेर सारा पैसा निकाल के ले जाते थे। क्योंकि जब किंगडम हमारा है तो साथ में उसके जो टेम्पल्स हैं, वो जो चीज़ें हैं, वो सब की सब हमारी ही हैं। इसी का ही एक उदाहरण मैं आपको इसमें देती हूँ। क्या लिखा, वन ऑफ द बेस्ट नॉन एज सच रूलर, एक ऐसा राजा जो सुल्तान था, महमूद ऑफ गजनी था। जो महमूद ऑफ गजनी वास्तव में अफ़गानिस्तान का एक सुल्तान था जिसकी राजधानी थी गजनी, जिसने 17 बार, देखो बेटा मैंने लिखा भी है, ही अटैक्ड ऑन इंडिया 17 टाइम्स, ने 17 बार इंडिया पर अटैक किया। उसकी टाइम पीरियड्स क्या थी, उसकी रूलिंग टाइमिंग क्या थी, उसने 997 से लेके 1030 तक उसने अपना रूल किया। उसमें 17 बार इंडिया पर आक्रमण किया। वो किन किन क्षेत्रों का या फिर किन किन एरियाज़ का वो राजा था, सेंट्रल एशिया का था, ईरान का था, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो हमारा गंगा प्लेन है और हमारा इंडस वाला जो प्लेस है उसका राजा था। और उसने क्या किया, वो आता है इंडिया में और लूट कर ले जाता। उसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या था, हमारे वेल्दी टेम्पल्स, उनमें उन्होंने सोमनाथ जो था गुजरात में अभी भी लोकेटेड है, उसको वहाँ से लूटा सारा पैसा, फिर वापस अपने उसमें चला जाता था, फिर लूटने आता था, फिर उसकी मतलब उसने ये क्रम बना रखा था। ऐसा उसने 17 बार 17 टाइम्स उसने ऐसा किया। और जो फिर क्या हुआ, उसने जो उसका इंटरेस्ट था वो कुछ स्कॉलर्स को ढूंढने में भी था, क्योंकि वो चाहता था जैसा मैंने किया ऐसा मेरा जो काम है वो सब लेखा जोखा कहीं मैं किसी रिटन वर्क में रखूं। तो उसने एक अरेबिक बहुत बड़े स्कॉलर थे, उनका नाम था अल-बरूनी। जो अल-बरूनी थे उन्होंने एक किताब लिखी सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, जो हमारे अरबिक वो थे स्कॉलर्स थे, उनमें से वो एक थे। और अरबिक वर्क के अकॉर्डिंग उनके नाम को जाना भी गया है। उन्होंने लिखा है किताब इल हिंद। किताब इल हिंद मतलब वो किताब जो हिंद के ऊपर बेस्ड है। तो उसमें हिस्टोरियंस को और इसका बेनिफिट हम लोगों को क्या मिला, जो हिस्टोरियंस हैं, जो स्कॉलर्स हैं और जो बहुत सारे जानकारी इसको प्राप्त करने वाले जो लोग हैं, उनको इस किताब से बहुत मदद मिली कि उस टाइम पे क्या होता था। माना उस वक्त उसमें लिखी हर बात सही नहीं हो सकती, लेकिन एक आइडिया तो लगाया ही जा सकता है। फिर नेक्स्ट आती है चाहमनाज, मतलब कि जो चौहान थे आगे चल के जाने लगे। चौहान थे, उनका जो साम्राज्य था दिल्ली और ये अजमेर तक था। उसका एक सबसे बड़ा प्रेजेंटेटिव था हमारे सामने एकदम माइंड में आता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। देखो बेटा, द बेस्ट नोन चाहमनाज मतलब चौहान्स रूल वॉज द पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जिन्होंने कब रूल किया उन्होंने 1168 से लेकर 1192 तक इन्होंने रूल किया। इसमें भी क्या था, पर लेकिन इन्होंने डिफीट किया किसको, मोहम्मद गौरी को डिफीट किया, सुल्तान मोहम्मद गौरी को डिफीट किया। उसके एक साल के अंदर ही मोहम्मद गौरी ने
दोबारा से उनको डिफीट कर दिया। और ये जो लड़ाइयाँ थी, ये सब जो पीछे आप लोगों ने इतने सारे उदाहरण देखे इसके अंदर, वो सारी लड़ाइयाँ वो सारे वॉर्स, सारे बैटल्स किसके ऊपर बेस्ड थे? वेल्थ और पावर के लिए किए जाने वाले थे। कि मतलब मेरे पास धन हो, मेरे पास पावर हो और मेरे पास लॉट्स ऑफ एरिया हो, जिससे कि मैं आगे इन चीज़ों को चला सकूं। और नेक्स्ट टॉपिक मैं आपका अब नेक्स्ट वाले टर्न में पढ़ाऊंगी, इसीलिए आगे का पढ़ के रखना, जिससे आपको मेरी चीज़ों को कनेक्ट होने में आसानी रहेगी। अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना।